आपके अपने चैनल सीरियल अड्डा में स्वागत है। गौतम और रजनी की असलियत अब अनुपमा के सामने आने वाली है और वह बेल, जिसे अनुपमा की सबसे बड़ी जीत और राहत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, असल में एक ऐसा फंदा है जो उसकी गर्दन के चारों ओर इतनी कसकर लिपट चुका है कि उसे अब सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलने वाली। इस फंदे को समझने के लिए हमें उन घटनाओं के जाल को खोलने की जरूरत है जो अब तक पर्दे के पीछे हो रही थी। आप और हम जिसे देवी समझकर पूज रहे थे, यानी रजनी ताई, वही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विलेन साबित हो चुकी है। यह कहानी अब सिर्फ एक टीवी सीरियल का ड्रामा नहीं रह गई है, बल्कि यह बन चुकी है भावनाओं, विश्वासघात और प्रतिशोध की एक ऐसी गाथा जो किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत उस भ्रमजाल से होती है जिसे बेहद बारीकी से और शातिर दिमाग से बुना गया था। वह टिफिन, जिसमें छिपकली या जहर मिला था, ने डांस रानीज एकेडमी और स्पाइस एंड चटनी की बरसों पुरानी साख को पल भर में नष्ट कर दिया और अनुपमा जैसी अन्नपूर्णा को जेल की काल कोठरी में धकेल दिया। लेकिन यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह साजिश एक खतरनाक मास्टर प्लान का हिस्सा थी जिसे बिल्डर गौतम और समाजसेवी रजनी ने मिलकर रचा था। गौतम, जो एक धूर्त व्यापारी है, यह जानता था कि अनुपमा पैसों के आगे नहीं झुकेगी। वह डर और धमकियों से नहीं टूटेगी, लेकिन यदि उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाएगा, अगर उसकी ममता और पाक कला पर सवाल उठाए जाएंगे, तो वह अंदर से बिखर जाएगी। और यही हुआ। जेल की रातें अनुपमा के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। वहां उसे अपनी बदनामी और बच्चों के भविष्य का डर सता रहा था। रजनी ने इस डर का फायदा उठाया और उसे एहसानों के बोझ तले दबा दिया ताकि वह बिना पढ़े पढ़े उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर हो जाए। रजनी ने अनुपमा को जिस जाल में फंसाया, वह इतनी सफाई से बुना गया था कि आने वाले एपिसोड्स में यह स्थिति इतनी भावुक और नाटकीय बना दी जाएगी कि दर्शक भी भ्रमित हो जाएंगे। अनुपमा पूरी बस्ती के सामने मीडिया के चमकते फ्लैश बल्बों और ढोल नगाड़ों के शोर के बीच रजनी का हाथ थामे रोएगी। उसकी आंखों में वह अंधा विश्वास होगा जो किसी भक्त की आंखों में अपने आराध्य के लिए होता है। वह कहेगी, अगर आज मेरी बचपन की सहेली मेरी बहन रजनी नहीं होती तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाता, मैं जेल में सड़ रही होती। रजनी ने बड़ी चालाकी से उस मिलावट करने वाले आदमी को पुलिस के हवाले किया, जिसे स्क्रिप्ट राइटर्स ने रजनी का भाड़े का टट्टू कहा। एक फ्लैशबैक में हम देखेंगे कि रजनी ने खुद उसे जहर की शीशी दी थी और कहा था, काम ऐसा करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यह रजनी का दोहरा हमला था। पहला, अनुपमा का आत्मसम्मान तोड़ना, और दूसरा, उसका अंधा विश्वास जीतना। अब जब रजनी अनुपमा के सामने वह खतरनाक डेमोलेशन पेपर्स रखेगी और बेहद प्यार से उसे समझाएगी कि गौतम बहुत खतरनाक है, उसकी पहुंच मंत्रालय तक है, तो अनुपमा इनकार करने की स्थिति में नहीं होगी। वह अपनी ममता और कृतज्ञता के चश्मे से देख रही होगी और इसलिए उसे रजनी के हाथ में छिपा हुआ खंजर नहीं दिखाई देगा जो उसकी पीठ में उतरने के लिए तैयार है। रजनी को गौतम से 50% की हिस्सेदारी का वादा मिल चुका था और अब उसे अपनी पुरानी दोस्ती की कोई कदर नहीं रही। लेकिन इस साजिश के घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जल रही थी और वह थी सरिता ताई। जहां बा, किंजल, तोशु और यहाँ तक कि प्रेम और राही भी रजनी के नाटक को सच मान बैठे थे, वहीं सरिता ताई की पैनी नजरों ने उस झूठ को पकड़ लिया जो बाकी सबकी नजरों से ओझल था। जब रजनी उस अपराधी को पुलिस जीप में बिठा रही थी और थप्पड़ मारने का नाटक कर रही थी, उसी समय सरिता ताई ने रजनी और उस अपराधी के बीच एक गुप्त इशारा देख लिया। वह 1 सेकंड का आई कांटेक्ट था, लेकिन वह सरिता ताई के दिमाग की घंटी बजा गया। सरिता ताई जानती थी कि पुलिस इतनी जल्दी बिना किसी सुराग के मुजरिम तक नहीं पहुंचती और कोई मुजरिम बिना वकील के अपना गुनाह कबूल नहीं करता। उन्होंने फैसला किया कि वह इस मसीहा के नकाब के पीछे छिपे असली शैतान को बेनकाब करके रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। वह रजनी के पीछा करते हुए एक प्रोफेशनल जासूस की तरह उसकी गाड़ी का पीछा करती है। जब रजनी की गाड़ी शहर से बाहर जंगलों की तरफ मुड़ती है तो सरिता ताई का शक यकीन में बदल जाता है। वह एक ऑटो रिक्शा से पीछा करती है
और पैदल ही उस सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है। वहां एक पुराने गोदाम में अनुपमा के सबसे बड़े दुश्मन गौतम का इंतजार कर रही होती है। गौतम हंसी के साथ रजनी का स्वागत करता है और उसे नोटों से भरा भारी ब्रीफ केस देता है। गौतम हंसते हुए कहता है, आपने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। आपने अनुपमा को जेल भेजकर तोड़ा, फिर उसे बाहर निकालकर जोड़ा और अब उसे अपना गुलाम बना लिया। रजनी इस पर क्रूर ठहाका लगाते हुए कहती है, मैंने उसके आंसुओं का सौदा किया है। वह अपनी दोस्ती और ममता में इतनी पागल है कि उसे समझ नहीं आता कि दुनिया कैसे चलती है। कल वह पेपर साइन कर देगी। परसों तुम बुलडोजर लेकर आ जाना और इस पूरी बस्ती को रौंद देना। यह सब सुनकर सरिता ताई डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह अपने पल्लू में छिपा स्मार्टफोन निकालती है और इस सब की रिकॉर्डिंग कर लेती है। अगली सुबह पूर्वी छायाचल में जश्न का माहौल होता है, लेकिन यह जश्न तूफान से पहले की शांति जैसा था। पूरी बस्ती सजाई जाती है। अनुपमा रजनी के सम्मान में फूलों की माला तैयार कर रही होती है और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते हैं। जब रजनी मंच पर चढ़ती है और अनुपमा उसके लिए शब्दों के पुल बांटती है, रजनी अपना आखिरी और सबसे घातक दाव खेलती है। वह माइक पर कहती है, अनुपमा की मदद करना मेरा फर्ज था। मैं समाज सेविका हूँ, लेकिन अब हमें यथार्थ में जीना होगा। यह बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। रजनी की बातों से माहौल एकदम से गंभीर हो जाता है। अनुपमा उन पेपर्स को देखती है और उसके दिमाग में अब भी संघर्ष चल रहा होता है। रात का अंधेरा छाया हुआ था और पूरी बस्ती में जैसे सन्नाटा छा गया था। उस खामोशी के बीच अचानक सरिता ताई की तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ती हुई, हांफती हुई और बदहवास हालत में वहां पहुंची थी। उनके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे, जैसे वह किसी जंग से लौट कर आई हों। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही विश्वास भी। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ अनुपमा, अनर्थ मत करो। इस कागज पर साइन मत करना। यह कागज नहीं, हमारी मौत का वारंट है। उनकी आवाज में ऐसी दहशत थी कि पूरा मजमा जैसे सन्न रह गया। ढोल की आवाजें अचानक बंद हो गईं और रजनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि कहीं सरिता ताई को कुछ पता तो नहीं चल गया। रजनी ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की और सरिता ताई को पागल साबित करने के लिए कहा, ताई, आप थक गई हैं, पानी पीजिए। लगता है चोल टूटने की बात से आप सदमे में हैं। लेकिन सरिता ताई ने उसे अनदेखा करते हुए अनुपमा को पकड़ते हुए कहा, यह मदद नहीं, यह मौत का फरमान है। तुमसे मेरी दोस्ती का सौदा किया है रजनी। तुमने हमें और हमारी मेहनत को बेच दिया है। इस पर अनुपमा ने गुस्से में आकर कहा, ताई, आप रजनी पर शक क्यों कर रही हैं? वह हमारी मदद कर रही है। शांति रखिए। लेकिन सरिता ताई अब शांत नहीं हो पाई। उन्होंने अनुपमा को जोर से झंझोड़ा और कहा, आपकी देवी नहीं, वह रजनी नागिन है। उसने गौतम के साथ मिलकर तुमसे, हमसे सबको बेचा है। पूरा माहौल बदल गया। बस्ती वाले भड़क उठे। कुछ लोग सरिता ताई को पागल साबित करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार सरिता ताई के पास वह सच था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। सरिता ताई ने बिना डर के अपना फोन निकाला और प्रेम को इशारा किया। प्रेम, जो पहले से ही कुछ संदिग्ध महसूस कर रहा था, तुरंत समझ गया और फोन को बड़े स्पीकर से कनेक्ट कर दिया। सरिता ताई ने प्ले बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज आई, फिर अचानक गौतम और रजनी की शैतानी हंसी सुनाई दी। रजनी की आवाज में वह बयां कर रही थी कि कैसे उसने अनुपमा को फंसाया, कैसे उसने जहर मिलवाया और कैसे उसने चोल को बेचकर करोड़ों कमाए। रजनी यह भी कह रही थी कि अनुपमा को वह फंसा सकती है, लेकिन गौतम को खुश करने के लिए वह बुलडोजर चला देगा और सबको रौंद देगा। यह सुनकर अनुपमा का हाथ कांपते हुए पेपर से गिर पड़ा। वह शोकित थी कि जिस रजनी को वह अपनी सहेली, अपनी दोस्त मानती थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। पूरा माहौल खामोश हो गया। बस्ती के लोग घूर घूर कर रजनी को देख रहे थे।
बा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह भी अब समझ रही थी कि उन्होंने रजनी पर विश्वास करके एक बड़ी गलती की थी। राही का यह खुलासा कुछ अलग था। पहले जो राही अपनी मां से नफरत करती थी, अब वह पूरी तरह से उसकी ओर खड़ी हो गई थी। राही ने शेरनी के जैसे दहाड़ते हुए कहा, तुमने मेरी मां के भोलेपन का फायदा उठाया है। तुम जैसी औरत को तो जेल में होना चाहिए। अब खबरदार, जो मेरी मां के बारे में एक शब्द भी बोला। यह पहली बार था जब राही अपनी मां के पक्ष में इतनी मजबूती से खड़ी हुई थी। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी बेटी अब उसे समझने लगी है। अनुपमा, जो हमेशा रक्षात्मक स्थिति में रहती थी, अब आक्रामक हो गई थी। वह मंच पर चढ़ गई और रजनी से कहा, तूने मेरे घर का सौदा नहीं किया, तूने मेरी दोस्ती का सौदा किया है। तूने एक मां की ममता का सौदा किया है। और एक हारी हुई औरत, एक ठगी हुई मां से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। इसके बाद अनुपमा ने उन डेमोलिशन पेपर्स को फाड़कर हवा में उड़ा दिया। कागज के टुकड़े रजनी के चेहरे पर गिरते गए, मानो उसकी हार का ऐलान कर रहे हों। मीडिया, जिसे रजनी ने पहले अपनी वाहवाही के लिए बुलाया था, अब उसी मीडिया ने रजनी से तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। रजनी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और लोग उसकी गाड़ी पर पत्थर और चप्पलें फेंकने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौतम, जो अपनी आलीशान ऑफिस में बैठा था, अपनी हार से बौखलाया हुआ था। वह शराब के गिलास तोड़ते हुए सोच रहा था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसने फैसला किया कि अब कानूनी पेपर्स और साइन का ड्रामा खत्म, अब सीधा हमला किया जाएगा। वह अपनी पूरी फौज को बुलाकर बस्ती में बुलडोजरों के जरिए तूफान मचवाना चाहता था। उस रात करीब 2 बजे, जब पूरी बस्ती सो रही थी, बिजली काट दी गई और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। फिर दूर से बुलडोजरों की आवाजें आने लगी। गौतम ने अपने गुंडों को भेज दिया था। उनका मकसद था बस्ती में दहशत फैलाना, ताकि लोग जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन अनुपमा ने और सरिता ताई ने उस स्थिति का मुकाबला करने का इरादा किया था। जब गुंडे बस्ती में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब अनुपमा ने अपनी मशाल जलाई और बस्ती के गेट पर खड़ी हो गई। उसके पीछे बा खड़ी थी, अपनी लाठी लेकर। बा ने अपने पुराने गुस्से को शांत करते हुए कहा, ए अनु, तू अकेली नहीं है। अगर यह लोग हमारे घरों पर हाथ डालने आए, तो पहले इन्हें मेरी लाठी का स्वाद चखना होगा। जब गुंडे पत्थर फेंकने लगे, तभी राही ने अपनी मां के साथ खड़ा होकर उन्हें अपनी हिम्मत दिखाई। राही ने एक पत्थर उठाकर गुंडों की ओर फेंका और कहा, खबरदार, जो मेरी मां को हाथ लगाया। अब स्थिति बदल चुकी थी। जो लोग डर के मारे चुप थे, वे अब डटकर खड़े हो गए थे। प्रेम, जो पहले सब कुछ चुपके से देख रहा था, अब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर चुका था। देखिए कैसे एक बिल्डर और करप्ट पॉलिटिशियन रात के अंधेरे में हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, वह चिल्ला रहा था। यह सब देखकर गौतम के गुंडे हैरान रह गए थे। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर आशा भवन ट्रेंड करने लगा था। उस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। पुलिस ने गौतम और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। रजनी भी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। और उस दिन के बाद बुलडोजर की गूंज, जो अब तक भय का प्रतीक थी, अब हार और निराशा का प्रतीक बन गई। आशा भवन के सामने अब जीत का महल खड़ा था। अनुपमा थकी हुई और धूल से सनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। सरिता ताई ने पास आकर कहा, देख लिया अनु, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए सरिता ताई के पैर छुए। फिर राही आई। वह अब भी अपनी अकड़ में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि इज्जत थी। राही ने अनुपमा को धीरे से कहा, क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देती? अनुपमा ने उसे गले लगा लिया और दोनों मां बेटी का रिश्ता नए सिरे से पक्का हो गया। कहानी का अंत एक सकारात्मक और प्रेरणादायक नोट पर हुआ। आशा भवन में अब वही चहल पहल थी। बिजली वापस आ गई थी और अनुपमा अपनी डांस एकेडमी में वापस लौटी थी। वह घुंघरू पहनकर अपनी खुशी के लिए नाच रही थी।
सारा मोहल्ला अब उसे सलाम कर रहा था। यह जीत सिर्फ अनुपमा की नहीं, बल्कि उन सब की थी जो अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत रखते थे।